नमस्कार, मैं जनभक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से खबर आ रही है कि यूएस ने एक बार फिर से चीन को बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है और इस बार ये झटका देने जा रहा है यूएस G7 के माध्यम से। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने अब घोषणा की है कि G7 की जो 10 से 12 जून के बीच अमेरिका में एक मीटिंग होने वाली थी उसको टाल दिया गया है और अब ये सितंबर में होगी। और उस मीटिंग से पहले भारत को G7 के ग्रुप में शामिल करने की पूरी तैयारी यूएस कर चुका है। इस बात के संकेत डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिए हैं। साथ ही साथ अब G7 का जो आकार है यानी कि ग्रुप 7 बढ़कर ग्रुप 11 होता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक G7 में जो देश शामिल थे उनमें अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, यूके, इटली, जर्मनी और जापान जैसी अर्थव्यवस्थाएं शामिल थी, लेकिन अब इसमें अमेरिका 4 देशों को शामिल करके चीन को उसकी औकात दिखाने की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। और ये 4 देश हैं रूस, भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। इनमें से 3 तो घोषित रूप से चीन के दुश्मन हैं और रूस भी किसी भी तरीके से चीन का साथ देगा इसकी उम्मीद अब कम ही की जा सकती है, क्योंकि अमेरिका आगे बढ़कर जिस तरीके से G7 में रूस को भी आमंत्रित कर रहा है उसके बाद चीन को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि चीन को नज़रअंदाज करके ये सब करना अमेरिका इसलिए चाहता है जिससे चीन को उसकी जो असलियत है वो पता चले और जिस तरीके से उसने वुहान वायरस फैलाया है उसका भी उसे पता चले कि उसका अंजाम किस हद तक हो सकता है। G7 जब बना था तो इसमें 7 ही देश थे और ये देश यूरोप और अमेरिका के देश थे, कनाडा हो या यूएस या फिर जो बाकी के देश हैं। जापान अलग था, लेकिन जापान को इसलिए दिया गया था क्योंकि जापान शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के साथ था। तो सीधे तौर पर शीत युद्ध के बाद में किस तरीके से वो बर्फ़ छट चुकी है, कभी अमेरिका और भारत के बीच में ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं हुआ करते थे शीत युद्ध के दौरान, और रूस के साथ तो सीधे तौर पर अमेरिका का शीत युद्ध चलता ही था, यानी कि कोल्ड वार चल रहा था। अब रूस को भी अमेरिका G7 में शामिल कर रहा है। उसके साथ साथ भारत को शामिल करने के पीछे जो वजह है वो सिर्फ और सिर्फ चीन है, भारत हो या दक्षिण कोरिया या फिर ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि दक्षिण कोरिया के साथ भी चीन की तनातनी चलती रहती है। चीन उत्तर कोरिया को सपोर्ट करता है जो कि दक्षिण कोरिया के खिलाफ है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के साथ जिस तरीके से चीन ने अभी पिछले दिनों भी उसके यहाँ से आने वाले जौ और मांस पर प्रतिबंध लगाया था, उसके अलावा दक्षिण चीन सागर में चीन की जो गतिविधियां हैं अतिक्रमणकारी गतिविधियां उनका ऑस्ट्रेलिया विरोध करता रहा है। वहीं दूसरी तरफ वियतनाम भी इस बात का विरोध करता है जिसको अमेरिका पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। तो अमेरिका ये चाहता है कि चीन के चारों तरफ उसके दुश्मनों को इतना मजबूत बना दिया जाए कि चीन एकदम से डर जाए, और इसी कोशिश में पहले से जापान G7 का सदस्य था, उसके बाद अब दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया और फिर इसके बाद सुदूर दक्षिण में जाकर भारत और फिर उसके पश्चिम उत्तर में जाकर रूस को शामिल करके एक तरीके से G7 के देशों से अब चीन को घेरने की कोशिश अमेरिका के द्वारा की जा रही है। इसके साथ साथ अमेरिका ने एक और बड़ा झटका चीन को तब दिया जब UNSC की मीटिंग में जो विशेष मीटिंग बुलाई गई थी उसमें अमेरिका की तरफ से हांगकांग में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला उठाया और इसमें साथ दिया अमेरिका का यूके की तरफ से। यूके के राजदूत ने सीधे तौर पर अमेरिकी राजदूत केली क्राफ्ट ने कहा कि जिस तरीके से आज मैंने सुरक्षा परिषद के अंदर एक सवाल किया है कि क्या हम स्वतंत्रता पसंद करने वाले दूसरे लोगों की तरह हांगकांग के लाखों नागरिकों के मानवाधिकारों और गरिमापूर्ण जीवन जीने के उनके तरीके का बचाव करने के लिए कोई सम्मानजनक रुख अपना सकते हैं या अपनाने जा रहे हैं, या फिर हम चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने और हांगकांग के लोगों के ऊपर अपनी इच्छा थोपने और अत्याचार करने की अनुमति देंगे जो अपनी स्वतंत्रता और जीवन की अपनी शैली को संरक्षित करने के लिए हमारी ओर देख रहे हैं। यानी सीधे तौर पर अमेरिका ने स्पष्ट तौर पर जो मुद्दा है हांगकांग में जिस तरीके से चीनी सेना अत्याचार कर रही है और प्रदर्शनकारी जो मांग कर रहे हैं कि 1 नेशन 2 पॉलिसी वाला जो पुराना सिस्टम है वही चलते रहना चाहिए, जबकि चीन ये चाहता है कि हांगकांग में जो भी अगर व्यक्ति पकड़ा जाता है उसको चीन में ले जाकर उसको सजा दी जाने की जो प्रावधान है वो किया जाए।
और जिस तरीके से ब्रिटिश उपनिवेश था हांगकांग, उसके बाद चीन को ये ट्रांसफ़र हुआ, तब भी एक समझौता हुआ था कि वन नेशन टू पॉलिसी चलती रहेगी, हांगकांग के लोगों को विशेषाधिकार मिलते रहेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे करके चीन उस बात से हटता हुआ नज़र आ रहा है और इसी वजह से हांगकांग के मुद्दे पर अमेरिका और ब्रिटेन ने इसको यूएनएससी में उठाया। ये वही दाव है जो चीन भारत के खिलाफ चलता रहा है। भारत ने जब 370 और 35 से हटाए थे तो चीन ने पाकिस्तान की मदद करने के लिए इस मुद्दे को यूएनएससी की मीटिंग में उठाया था, जिसके बाद उसे विरोध का सामना भी करना पड़ा था फ्रांस और रूस की तरफ से। लेकिन अब चीन को उसी के दाव से पटखनी देने का काम किया है अमेरिका ने और इस पर चीन तिलमिला गया। चीन ने ये कहा कि ये यूएनएससी का मुद्दा नहीं है, यूएनएससी में इस तरीके के मुद्दे नहीं उठाए जाने चाहिए। तो इस पर अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से चीन की बहुत ज़्यादा खिंचाई की गई, जिसके बाद चीन को ये लगा कि अब जो दाव है वो उल्टा पड़ता जा रहा है और इस तरीके से इस मीटिंग में सीधे तौर पर चीन की बहुत ज़्यादा किरकिरी हुई। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने G7 का मुद्दा उठा दिया है, G7 को G11 करने की बात कर दी है, अब इससे भी निश्चित तौर पर चीन को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि ये जो 7 अर्थव्यवस्थाएं थी, विश्व की जानी मानी अर्थव्यवस्थाएं थी, और उनमें 4 और मिल जाने से सीधे तौर पर चीन को अलग थलग डालने की जो मुहिम है डोनाल्ड ट्रंप की, उसी को वो आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से कल उन्होंने WHO से अपने आप को अलग किया था और WHO को दी जाने वाली 3,500 करोड़ की जो फंडिंग है उसको रोकने का भी ऐलान कर दिया था, जिसके बाद WHO की तरफ से भी खबरें आ रही हैं कि अब WHO भारी आर्थिक संकट में फंसता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो फंडिंग अमेरिका से मिलती थी उसकी भरपाई वो कहीं से नहीं कर सकता। चीन जैसे देश जो केवल 300 करोड़ रुपए की मदद करते थे, यानी कि $40 मिलियन की मदद करते थे, वही दूसरी तरफ अमेरिका $450 मिलियन की मदद कर रहा था, जिसकी वजह से एक 25% के करीब जो फंडिंग है वो अमेरिका से मिलती थी WHO को। तो WHO को अपने कार्यक्रम चलाने के लिए अब बुरी तरीके से फंड की कमी महसूस होगी और इस सब की जो वजह है वो चीन ही होगा। और इस पूरे के पूरे जो आप नाराज़गी है या गुस्सा है डोनाल्ड ट्रंप का, वो वजह ये है कि जिस तरीके से दुनिया में 6 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना से पीड़ित हुए, जिस तरीके से दुनिया के अंदर लाखों लोग कोरोना से पीड़ित हुए और उसमें से 1 लाख से ज़्यादा मौतें जो हुई वो अमेरिका के अंदर हुई, निश्चित तौर पर इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप का जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा है। और वो इस वायरस को, जैसे पूरी दुनिया कोरोना वायरस कहती है, कोविड-19 वायरस कहती है, उसको डोनाल्ड ट्रंप चीनी वायरस और वुहान वायरस कहते हैं। शुरू से वो कहते हैं कि इसको बनाने में चीन का ही योगदान है और चीन को इसके इस गलत काम की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। लेकिन कुछ देश हैं या WHO जैसी संस्थाएं हैं जो चीन को बचाने का काम करती रही, उसके कुकर्मों का पर्दा डालने का काम करती रही, लेकिन बाद में इसको लेकर तमाम देश लामबंद होते हुए नजर आए। और उसके बाद जिस तरीके से चीन को घेरने की कोशिश अमेरिका ने की, उससे तिल मिलाकर चीन ने भारत के खिलाफ जो सीमा है उस पर दबाव बनाने की कोशिश की और उसे लगा कि ऐसा अगर वो दबाव बनाता है तो दुनिया युद्ध की आशंका से कोरोना वायरस को भूलकर इस मुद्दे पर आ जाएगी और सारा का सारा ध्यान लोगों का बट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, भारत ने भी दबाव बनाया और उसके बाद चीन की तरफ से ये कहा गया कि हम दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो हम आसानी से उन्हें बातचीत के द्वारा सुलझा सकते हैं। यानी कि जो रामचरितमानस की एक चौपाई है कि भाई बहन होए न प्रीत। चीन को ऐसा लगता था कि भारत कुछ नहीं करेगा, भारत डर जाएगा, लेकिन भारत ने डरने की बजाय ड्रैगन को ही डराना शुरू कर दिया और उससे बड़ी सेना की 2 ब्रिगेड वहाँ पर तैनात की गई, जिसके बाद हवाई जहाज़ों से, लड़ाकू विमानों से भी गश्त कराई गई। और उसके बाद अमेरिका ने भी बयान दिया कि वो इस मामले में भारत के साथ खड़ा हुआ है और यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि ज़रूरत पड़ी और अगर भारत चाहेगा तो मैं मध्यस्थता के लिए भी तैयार हूँ। हालांकि भारत ने स्पष्ट कर दिया कि मध्यस्थता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम मध्यस्थता की बात स्वीकार करेंगे तो संदेश ये जाएगा कि हम चीन से डर गए हैं और इसीलिए अमेरिकी मदद चाहते हैं। जिस तरीके से हिंद महासागर से लेकर तमाम क्षेत्रों में भारतीय सेना अमेरिकी सेना के साथ युद्ध अभ्यास कर रही है और उसके साथ साथ जो 2 से 3 सालों के बीच में भारत और अमेरिका के संबंधों में एक बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ता आई है, मजबूती आई है, उसके बाद चीन को भी अब ये समझ में आ गया है कि अगर उसने भारत के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने की या गलत
हरकत करने की ज़रूरत की तो उसको इसका बहुत बड़ा अंजाम भुगतना पड़ेगा। और उसके लिए अब जिस तरीके से वियतनाम हो या फिर हांगकांग में जो प्रदर्शन चल रहे या दूसरे जो देश है, दक्षिण कोरिया हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये भी कहीं न कहीं चीन के खिलाफ अब एकजुट होते हुए नज़र आ रहे हैं। और G7 के G11 बन जाने के बाद तो इन देशों के बीच में जो नज़दीकियाँ हैं वो और ज़्यादा भी बढ़ जाएंगी, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को होगा, सबसे ज़्यादा क्षति किसी को होगी तो वो चीन को ही होगी। तो निश्चित तौर पर वुहान वायरस के लिए अब चीन को अमेरिका किसी भी हालत में माफ़ करने के मूड में नहीं है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो शुरुआत में कहा था कि हम अपने एक एक अमेरिकी भाई की जान का बदला लेकर रहेंगे, जो भी दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा, तो उसी दिशा में अमेरिका अब आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जय हिंद, जय भारत।